नमस्कार दोस्तों, हिंदी सरोज ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुमित गौतम। हम यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास यूनिट 2 पढ़ रहे थे। उसमें हम आदिकाल पढ़ रहे थे और आज हम आदिकाल में रासो साहित्य पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में आप सबको रासो साहित्य के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी और उसे याद रखने के लिए कुछ टिप्स भी दिए जाएंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। और अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। सबसे पहले आदिकाल के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या बताया है वो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे अपनी पिछली क्लास का। इसमें क्या है, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। ये कथन आ सकता है आपके एग्जाम में, क्योंकि आदिकाल का ये प्रकरण 1 है, सामान्य परिचय जिसका नाम है। कल की क्लास में जैसे मैंने बताया था आप सबको कि इन्होंने आदिकाल को 4 प्रकरण में बांटा हुआ है। तो प्रकरण 1 में सामान्य परिचय के अंतर्गत इन्होंने, क्योंकि ये पहली ही लाइन है और यूजीसी नेट जेआरएफ में एनटीए वाले जो सेट करते हैं क्वेश्चंस, वो इसी हिसाब से सेट करते हैं। पहली लाइन दे देंगे, लास्ट लाइन दे देंगे, बीच में से जो बहुत ही महत्वपूर्ण कथन होते हैं वही देते हैं। तो ये कथन किसका है? प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। इन्होंने बौद्धों और नाथों की जो रचनाएं थी उनको सांप्रदायिक रचनाएं माना है और उन रचनाओं को भक्ति काल के अंतर्गत नहीं रखते हैं। इसका प्रमाण हमें यहां से मिल जाता है कि ये तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाएं, ये देखिए इस कथन में इसको सांप्रदायिक रचनाएं बता रहे हैं। आगे चलकर जब हम भक्ति काल पढ़ेंगे तो उसमें इसका पूरा विश्लेषण किया जाएगा। राजा मुंज और भोज, इनका समय इन्होंने बताया है संवत 1058 और अपभ्रंश को इन्होंने पुरानी हिंदी भी कहा है। अब प्रकरण 1 का सामान्य परिचय मैं आप लोगों के लिए क्यों लेके आया हूं, क्योंकि पढ़ तो रहे हम रासो साहित्य, तो फिर ये अपभ्रंश प्राकृत ये सब मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इसी प्रकरण में वो रासो साहित्य के बारे में बताते हैं। ये हाईलाइट कर रखा है, इसे देख लेते हैं एक बार। यही है रासो साहित्य के बारे में इन्होंने बताया है। आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्ष के भीतर तो रचना की कोई विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। ठीक है, कोई एक प्रवृत्ति नहीं है जिसके अंतर्गत रचनाएं लिखी गई हों। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों से मिलती है। इस अनिर्दिष्टित लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब से मुसलमानों की चढ़ाइयों का आरंभ होता है, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बनती हुई पाते हैं। ठीक है, राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरितों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से जानी जाती है। क्या होता है रासो साहित्य? ये होता है कि जो चारण कवि थे वो अपने राजाश्रित रहते थे वो, और अपने राजा की राजसभाओं में उनको दोहे सुनाया करते थे। कौन से? नीति संबंधी, धर्म संबंधी, श्रृंगार संबंधी, और उनकी वीरता का बखान बढ़ा चढ़ा के करते थे। इन्हीं रचनाओं को इन्होंने रासो साहित्य का नाम दिया है और ऐसी रचनाएं इस काल में बहुत ज्यादा पाई जाती हैं, इसलिए इन्होंने वीर गाथा काल भी इसका नामकरण कर दिया है। आ गया होगा समझ में? अब इसके बारे में ये बताते हैं कि ये जो रचनाएं हमें प्राप्त होती हैं रासो साहित्य, ये क्या है? कुछ तो संदिग्ध है इनकी रचनाएं,
कि उस काल में ये लिखी भी गई थी या किसी और काल की हैं ये। और कुछ हैं असंदिग्ध। असंदिग्ध का मतलब क्या है कि उसमें कोई डाउट नहीं है कि उसी काल में ये रचनाएं लिखी गई हैं। ठीक है, तो इनको दो तरीके से बांटते हैं। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृताभास, जिसमें प्राकृत भाषा का आभास हो, ऐसी अपभ्रंश भाषा। यह है उनकी भाषा। जो असंदिग्ध सामग्री है उनकी भाषा क्या है? अपभ्रंश। रासो साहित्य की जो असंदिग्ध रचनाएं हैं उनकी भाषा अपभ्रंश बताई है इन्होंने। वो कैसी थी? पूरी तरह बोलचाल की भाषा नहीं थी, उससे हटके थी ये भाषा थोड़ी सी। ठीक है, जैसे ये लिखा है कि बोलचाल की भाषा घिस घिस कर बिल्कुल जिस रूप में आ गई थी, सारा वही रूप नए होकर वो रूप पूरा का पूरा वैसे नहीं रखा है। तो कवियों ने, जो चारण थे, कवि थे, उन्होंने भाषा का बहुत कुछ रूप तो वही लेके आते थे, लेकिन और उसमें वो एड ऑन कर देते थे। क्या? कई सौ वर्ष पहले के जो कवि जिस भाषा में लिखते थे उस भाषा को वो उसमें जोड़ देते थे। मिली जुली भाषा से ग्रंथ लिखे जाते थे। आ गया होगा ये समझ में इतना? इसमें ये जो हाईलाइट कर रखे हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएंगे अपने आप, कोई खास मुश्किल मैटर नहीं है ये। और रासो साहित्य शुरू करते हैं हम। कोशिश करेंगे कि एक क्लास में इसको खत्म करें। बढ़ते हैं रासो साहित्य की तरफ। तो रासो साहित्य क्या है? अभी मैंने बताया आपको जैसे कि आदिकाल में चारण कवियों द्वारा अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में जो वीर गाथात्मक साहित्य डिंगल व पिंगल शैलियों में रचा, उस साहित्य को रासो साहित्य के नाम से जाना जाता है। अभी डिंगल और पिंगल शैली क्या है? डिंगल और पिंगल शैली ये भाषा है, डिंगल भाषा और पिंगल भाषा। डिंगल भाषा क्या है? डिंगल भाषा दो भाषाओं से मिलके बनी है। कौन कौन सी? राजस्थानी। अपभ्रंश में अगर हम राजस्थानी जोड़ते हैं, अपभ्रंश में हम राजस्थानी जोड़ते हैं तो हमें मिलती है डिंगल भाषा। ठीक है, राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश डिंगल है और ब्रज भाषा मिश्रित अपभ्रंश, ब्रज भाषा मिश्रित अपभ्रंश पिंगल है। ये दो शैलियां हैं जिसमें अधिकांश साहित्य हमारा रासो साहित्य का लिखा गया है। ठीक है, ये होता है डिंगल और पिंगल, ये अलग अलग भाषा शैली हैं जिनमें इसको रचा गया। अब रासो शब्द की उत्पत्ति कहां से होती है? कौन कौन से साहित्यकार, जो साहित्य के लिखने वाले इतिहासकार हैं हमारे, वो रासो साहित्य की उत्पत्ति कहां कहां से मानते हैं? गारसा द तासी कहां से मानते हैं? राजसूय यज्ञ से मानते हैं। और रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल रसायन शब्द से मानते हैं। और इसके प्रमाण के रूप में ये बीसलदेव रासो की कुछ पंक्तियां देते हैं। संवत 1200 मझारी, जेठ सुदी नवमी बुधवारी, नालह रसायन आरंभ, शारदा तूठी ब्रह्म कुमारी। इन्होंने ये रसायन शब्द का प्रयोग नरपति नाल्य ने किया है अपनी बीसलदेव रासो रचना में। इसकी वजह से रामचंद्र शुक्ल जी रसायन शब्द से रासो की उत्पत्ति मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक शब्द से मानते हैं और इसके प्रमाण के रूप में ये अब्दुल रहमान की रचना संदेश रासक को प्रस्तुत करते हैं, जो कि सर्वाधिक मान्य मत है। तो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्या हो जाता है? सर्वाधिक मान्य मत रासक शब्द का है कि रासक शब्द से ही रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है।
इनके अलावा चंद्रबली पांडे और डॉक्टर दशरथ शर्मा भी रासक शब्द से उत्पत्ति मानते हैं। कविराज श्यामलदास और नागरी प्रचारणी सभा काशी और काशी प्रसाद जायसवाल रासो शब्द की उत्पत्ति रहस्य से मानते हैं। नागरी प्रचारणी सभा काशी रहस्य शब्द से मानती है। विंदेश्वरी पाठक राजयश से मानते हैं। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी रासऊ शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। ये मिलान के लिए ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, एक तरफ लिख देंगे इतिहासकार का नाम, एक तरफ लिख देंगे इतिहासकार का नाम और एक तरफ लिख देंगे शब्द का नाम कि रासो शब्द की उत्पत्ति किस इतिहासकार ने किस शब्द से मानी है। इधर इतिहासकारों के नाम चारों के और इधर शब्द दे देंगे चार। हमें मिलान करना होगा कि किस इतिहासकार ने किस शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। तो ये याद रखना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। रासो शब्द की विशेषताएं। रासो साहित्य की विशेषताएं क्या क्या हैं। आज यहां गर्मी बहुत ज्यादा है, पसीने सूख नहीं रहे हैं। चलिए कोई नहीं, आते रहते मुश्किलें तो। रासो साहित्य की विशेषताएं क्या क्या हैं। अधिकांशतः चारण कवियों द्वारा रचित व राजस्थान से इस साहित्य की सर्वाधिक रचनाएं प्राप्त होती हैं। सबसे ज्यादा चारण कवियों ने लिखी है और राजस्थान से इस साहित्य की प्राप्ति होती है। इसमें क्या है, आश्रयदाता राजाओं की वीरता का और अन्य गुणों का अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन मिलता है। सामंती जीवन की संपूर्ण झलक मिलती है। राजाओं में रचनाकारों की संकीर्ण राष्ट्र भावना, राजाओं में क्या मिलती है, संकीर्ण राष्ट्र भावना मिलती है। युद्धों का सजीव चित्रण इनमें प्राप्त होता है। ज्यादातर जो रचनाएं हैं उनका रचना काल रचनाकार संदिग्ध हैं, विवादास्पद हैं कि कब उनकी रचना हुई है, किसने की है। इस बात में सभी इतिहासकारों के बीच मतभेद है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ये अर्ध प्रमाणिक रचनाएं हैं। वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता है इनमें। डिंगल और पिंगल शैलियों का प्रयोग किया गया है। प्रबंध और मुक्तक दोनों काव्य इसमें लिखे गए। छंद विविधता देखने को मिलती है, बहुत सारे छंदों में लिखा गया। आगे चल के हम पढ़ेंगे, अलग अलग छंदों का प्रयोग किया है अलग अलग चारण कवियों ने। और इसमें मिलता है अत्योक्ति और अतिशोक्ति अलंकारों का प्रचुर प्रयोग। अब भाई अपने राजा की अगर प्रशंसा करनी है तो पूरी पूरी वैसी प्रशंसा तो नहीं की जाएगी जैसा वो है, बढ़ा चढ़ा के उनकी प्रशंसा करते थे ताकि राजा खुश हो। राजा खुश करने के लिए ये लोग इन रचनाओं का इस्तेमाल करते थे। लोक जीवन की अपेक्षा इनके जो रचनाएं हैं उनमें सामान्य जनजीवन का कोई लेखा जोखा नहीं प्राप्त होता है। खाली अपने राजा को खुश करने के लिए उनके बारे में ही लिखते रहे। और कल्पना की अधिकता, जैसा कि जहां पे अतिशोक्ति आ जाएगा वहां तो कल्पना आनी एकदम लाजमी हो जाती है। बहुत सारे तथ्य बहुत सारी बातें काल्पनिक लिखते थे कि पवन से भी तेज दौड़े हमारे राजा, पवन से तेज कोई दौड़ ही नहीं सकता है। लेकिन अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन है तो कल्पना में वो डूबे रहते थे। आ गया होगा समझ में। चलिए हम 6 रासो ग्रंथ पढ़ने वाले हैं। 6 रासो ग्रंथ पढ़ेंगे हम इस क्लास में। हमारे सिलेबस में ये 6 लगे हुए हैं, पढ़ लेते हैं इनको। पिछली क्लास में मैंने आपको बहुत सारे रासो ग्रंथों की जानकारी दी थी, उनमें से हमें 6 पढ़ने हैं। जिसने नहीं देखा है वो पिछली क्लास जाके देख ले। रासो साहित्य के बारे में मोटा मोटी जानकारी उसमें भी दी गई है। तो चलिए, खुमान रासो के रचनाकार दलपति विजय, ये इसको हटा दीजिएगा, गलती से है ये। रचनाकार इसका 9वीं शताब्दी। शुक्ल जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी 9वीं शताब्दी मानते हैं खुमान रासो का समय। अभी क्या है कि इनकी रचना का जो समय है उसमें भी
बहुत ज्यादा मतभेद देखने को मिलता है। देखते हैं हम, ये देखिए 17वीं शताब्दी भी मानते हैं, कहाँ 9वीं शताब्दी और कहाँ 17वीं शताब्दी, बहुत ज्यादा अंतर है। मोतीलाल मेनारिया जी राजस्थान के बहुत बड़े साहित्य इतिहासकार हैं, उनके अनुसार 17वीं शताब्दी है इसका रचना काल। इस रचना में है क्या क्या, बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का वर्णन है। शासक जो हुए, राजा हुए बप्पा रावल, उनसे लेके और उनके जो वंशज थे राज सिंह अंतिम वंशज, वहां तक का वर्णन इसमें मिलता है। ये चित्तौड़ के शासक थे, ये सब चित्तौड़ के शासक थे, लेकिन खुमान का वर्णन जो है बहुत विस्तृत रूप से इसमें मिलता है। इसी कारण इस ग्रंथ का नाम खुमान रासो माना जाता है। आगे समझ में, खुमान रासो किस लिए नाम रखा है इसका, क्योंकि इसमें खुमान के बारे में ही सबसे ज्यादा लिखा गया है। वैसे तो इसमें बप्पा रावल से लेके और राज सिंह तक का वर्णन हमें मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा वर्णन जो है हमें इसमें खुमान का मिलता है। इसी कारण इसको खुमान रासो नाम दे दिया गया है। अब खुमान नाम से भी 3 शासक हो गए, खुमान नाम से 3 शासक हुए हैं। एक खुमान प्रथम है जिनका समय है विक्रमी संवत 810 से लेके 865। खुमान द्वितीय हुए हैं विक्रमी संवत 870 से लेके 900, और खुमान तृतीय विक्रमी संवत 965 से 990 तक। और ये जो रचना है खुमान रासो जो रचना है, इसमें खुमान द्वितीय का विस्तृत वर्णन मिलता है। ये सब मैंने इसलिए बताया है आपको क्योंकि ये क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है कि खुमान रासो में किस खुमान के बारे में हमें विस्तृत वर्णन मिलता है, या फिर पूछ लेगा कि खुमान रासो का नायक कौन है, उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, खुमान प्रथम, खुमान द्वितीय, खुमान तृतीय, चौथा कोई और दे देगा। उसमें से हमें बताना है कि सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा खुमान द्वितीय। शुक्ल जी इसका समय 869 विक्रमी संवत से 893 के बीच मानते हैं। इस रचना में खुमान द्वितीय और बगदाद के खलीफा अल मामू के बीच हुए युद्ध का चित्रण हमें प्राप्त होता है। किस किस के बीच, खुमान द्वितीय और अल मामू के। इसमें 24 युद्धों का वर्णन है, और युद्धों का वर्णन है तो वीर रस आना एकदम सामान्य सी बात है भारतीय काव्य में, तो इसमें वीर रस प्रधान यह काव्य है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, कि प्रथम जय काव्य, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रथम जय काव्य कौन सा है, तो वो हो जाएगा हमारा खुमान रासो। और पहला वीर गाथात्मक काव्य पूछता है, दोनों में अंतर है, एक जय काव्य हो गया, एक वीर गाथात्मक काव्य हो गया। वीर गाथात्मक काव्य कौन सा माना जाता है, सबसे पहला बीसल देव रासो। ये क्वेश्चन आते हैं, बार बार आते हैं, इनको अच्छे से हमें याद करना है। जो जो मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं उनको 100% याद कीजिएगा। खुमान रासो में छंदों की संख्या लगभग 5000 है। भाषा इसकी चित्तौड़ के शासक का वर्णन है राजस्थानी में। इसकी हस्तलिखित प्रति पुणे संग्रहालय में सुरक्षित है। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे आदिकालीन रचना मानते ही नहीं, वो कहते हैं कि इसकी भाषा से तो मुझे ऐसा लगता है कि आदिकालीन रचना है ही नहीं। खुमान रासो के बारे में इतना ही पढ़ना है हमें। आगे चलते हैं बीसल देव रासो। बीसल देव रासो जो है ये पहली वीर गाथात्मक रचना बताया जाता है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। इसके रचनाकार नरपति नाल्लह हैं। रचनाकाल इसका 1155 ईस्वी सर्वमान्य मत है, और आचार्य शुक्ल जी भी यही मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इनके अनुसार 1545 से 1560 के बीच में माना जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार विक्रमी संवत 1058 माना जाता है।
मिश्र बंधुओं के अनुसार विक्रमी संवत 1220 माना जाता है। इसमें देखिए अपने साहित्य इतिहासकार कई धड़ों में बटे हुए हैं, कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है इसका रचना काल। तो इसके रचना काल हमें सर्वमान्य याद रखना बहुत जरूरी है। इसका रचना काल और रचनाकार दोनों याद रखने जरूरी हैं। बाकी इसमें नागरी प्रचारणी सभा काशी का भी याद रखना जरूरी है। इन्होंने संवत 1073 माना है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है, रचना काल और रचनाकार ये दोनों इसमें इंपॉर्टेंट हैं। और नागरी प्रचारणी सभा काशी के अनुसार भी इसका रचना काल याद रखना जरूरी है। किस वजह से माना है? इस दोहे की वजह से माना है। संवत सहस 73 जानी, नालह कविवर सरसिये वाणी। इसकी वजह से नागरी प्रचारणी सभा इसका समय 1073, सहस 73, सहस मीन्स सहस्त्र, सहस्त्र यानी 1000, 1073 यानी ये हो गया संवत 1073। आगे है लाला सीताराम जी विक्रमी संवत 1272 मानते हैं। इसका कथानक है क्या? इसमें अजमेर के शासक बीसलदेव तृतीय या विग्रहराज चतुर्थ, ये हमें याद रखना जरूरी है कि बीसलदेव तृतीय का दूसरा नाम विग्रहराज चतुर्थ है। और मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती, इन दोनों की कथा का चित्रण इसमें मिलता है। राजमती के किसी कथन के रुष्ट हो जाने के कारण राजमती ने कुछ बोल दिया और राजा बीसलदेव नाराज हो गए और नाराज होकर महल छोड़कर चले गए और जाकर कहां प्रवास किया? उड़ीसा में। उड़ीसा चले गए, वहां प्रवास करने लगे और वहां प्रवास की अवधि क्या है? बीसलदेव रासो के अनुसार तो है 12 वर्ष। और शुक्ल जी क्या मानते हैं? शुक्ल जी मानते हैं 1 वर्ष। इसमें 4 खंड हैं और 2000 चरणों में विस्तृत कथानक है। बहुत बड़ा ग्रंथ है ये। इसमें 4 खंड हैं। प्रथम खंड में क्या है सारा हम पढ़ेंगे। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, चारों खंडों में क्या क्या है। इसको क्रम से लगाने वाला क्वेश्चन बहुत बार आया है इसका कि बीसलदेव रासो के अनुसार घटित घटनाओं को क्रम से लगाइए। तो प्रथम खंड में क्या आता है? बीसलदेव तथा राजमती का विवाह। द्वितीय खंड में हमें क्या मिलता है? राजमती कुछ बोल देती हैं और रुष्ट होकर बीसलदेव जी उड़ीसा चले जाते हैं। राजमती के किसी कथन से रुष्ट होकर बीसलदेव के उड़ीसा जाने का वर्णन हमें इसमें मिलता है। तृतीय खंड में क्या मिलता है? राजमती का वियोग। राजमती वियोग वर्णन तृतीय खंड में मिलता है। ये 1 लाइनर क्वेश्चन आ सकता है। राजमती वियोग वर्णन बीसलदेव रासो के कौन से खंड में प्राप्त होता है? चतुर्थ खंड में क्या मिलता है हमें? भोज परमार जी अपनी पुत्री को घर ले जाने के लिए आ जाते हैं। इसी बीच क्या होता है? बीसलदेव महाराज उड़ीसा से लौट आते हैं और राजमती और बीसलदेव का पुनर्मिलन होता है। ये है चौथे खंड में और हैप्पी एंडिंग हो जाती है इसकी। इसमें है क्या? ये मेनली क्या है? ये श्रृंगारिक विरह काव्य, शुद्ध श्रृंगारिक विरह काव्य बीसलदेव रासो। बीसलदेव रासो जो है ये शुद्ध श्रृंगारिक विरह काव्य है। एक एक पॉइंट आप लोगों के लिए ऐसा रखा है जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कोई भी चीज छूटनी नहीं है। इन सबको हृदय से याद करेंगे,
कहानी की तरह पढ़ पढ़ के याद करेंगे तो बड़े आसानी से आपको याद हो जाएगा। नायिका राजमती प्रोषित पति का श्रेणी की नायिका है। नायिका की श्रेणियां हम भारतीय काव्य शास्त्र में पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये जानकारी पर्याप्त है कि इसकी जो नायिका है राजमती वो प्रोषित पति का नायिका है। नायिका की श्रेणियां निर्धारित की गई हैं काव्य शास्त्र में। उसमें एक श्रेणी आती है प्रोषित पति का श्रेणी, जो कि अपने पति से बिछड़ने के बाद विरह में अपने पति की याद में तड़पती है और उसे नहीं छोड़ती है। वो होती है प्रोषित पति का श्रेणी की नायिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे हिंदी साहित्य में 12 मासा वर्णन सर्वप्रथम इसी रचना में मिलता है। बीसल देव रासो में सबसे पहले 12 मासा का वर्णन मिलता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। नोट्स बनाया करें, मैं हर क्लास में बताता हूं, नोट्स बनाने बहुत जरूरी हैं। पेन और पेपर पे बहुत काम आते हैं। 12 मासा वर्णन कार्तिक मास से प्रारंभ हुआ है। ये जो 12 मासा वर्णन जो शुरू किया है भाई, 12 महीने की इसमें कहानी तो है, विरह वर्णन तो है 12 मास का, लेकिन कौन से मास से शुरू हुआ है वो वर्णन? पौ से, माह से, भाद्रपद से, सावन से, कौन से मास से प्राप्त हुआ है? तो ये ऑप्शन दे देगा इसमें, कार्तिक मास हो जाएगा हमारा उत्तर। नरपति नाल्य ने इसे स्त्री रसायन कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने इसकी नायिका के संदर्भ में बहुत बढ़िया कथन है। ये रामचंद्र शुक्ल जी का क्या है? समूचे मध्यकाल साहित्य में जबान की इतनी तेज व मन की खरी अन्य नायिका दुर्लभ है। यानी कि नायिका का वर्णन, नायिका के विरह का वर्णन इतना बखूबी किया है इस रचना में, बीसल देव रासो रचना में नरपति नाल्य जी ने, कि शुक्ल जी ये कहने पर मजबूर हो गए कि समूचे मध्यकाल साहित्य में जबान की इतनी तेज व मन की खरी अन्य नायिका दुर्लभ है। रामचंद्र शुक्ल जी इसकी भाषा साहित्यिक न मानकर इसे राजस्थानी, ब्रज तथा मध्य देशीय मिश्रित मानी है। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने इसकी भाषा कैसी मानी है? इंपॉर्टेंट है, कैसी मानी है जी? राजस्थानी, ब्रज और मध्य देशीय, इन तीनों का मिश्रण अगर कर दो तो वो भाषा इसकी भाषा है। भागीरथ मिश्र ने क्या कहा इसके बारे में? भागीरथ मिश्र जी जो हैं इसे रासो साहित्य मानते ही नहीं हैं, वो इसे रस साहित्य मानते हैं। रस साहित्य क्या है पिछली क्लास में बताया है, जिसने नहीं देखा है पीछे जाके देख सकते हैं। रस साहित्य को जैन साहित्य भी कहते हैं। ये साहित्य क्या है हम आगे की क्लास में इसको विस्तृत से पढ़ेंगे। इसमें सर्वत्र वर्तमान कालिक क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। कौन से रासो ग्रंथ में, पूरे ग्रंथ में वर्तमान कालिक क्रियाओं का प्रयोग हुआ है? सही उत्तर होगा बीसल देव रासो। नोट कर लीजिएगा इसको। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीर गीत परंपरा की पहली रचना है ये मुक्तक और गेय रचना है, और वीर गीत परंपरा की प्रथम रचना मानते हैं आचार्य शुक्ल जी। सबसे पहला संपादन किसने किया? सत्य जीवन वर्मा जी ने किया, और इस संस्करण में 124 पद थे। कितने पद थे? 124। इसका कब हुआ प्रकाशन? संवत 2008 में नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा। माता प्रसाद गुप्त ने इसकी जो संपादन किया है जिस रचना का बीसल देव रासो के नाम से, उसमें उन्होंने 128 पद रखे हैं। ये सबसे अधिक प्रामाणिक रचना भी मानी जाती है।
बीसलदेव रासो के बारे में और पृथ्वीराज रासो के बारे में जितने भी फैक्ट्स हैं बिल्कुल मन से याद करना है, एकदम दिमाग में दिल में बैठा लेना है। इनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मुक्तक और गेय रचना है। तो इतना हमें पढ़ना है हमारे बीसलदेव रासो में। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं परमाल रासो में। परमाल रासो में क्या है? परमाल रासो में हमें क्या मिलता है? परमाल रासो में क्या क्या पढ़ना है हमें? इसके रचनाकार हैं जगनिक और रचनाकाल है विक्रमी संवत 1230। इसकी रचना में कालिंजर के शासक परमर्दिदेव परमाल के दो वीर सरदारों आलाह और उदल, आला और उदल का वर्णन, वीरता का वर्णन हमें कौन सी रचना में मिलता है? परमाल रासो में। इसीलिए इसे आला खंड भी कहते हैं। आगे पढ़ेंगे हम। ये दोनों महोबा के रहने वाले थे। कौन कौन? आला और उदल। इसका प्रथम प्रकाशन फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने किया। चार्ल्स इलियट ने किया इसका प्रकाशन। पहला किस नाम से किया? आला खंड के नाम से किया। आला खंड के नाम से इसका सर्वप्रथम प्रकाशन हुआ 1865 ईस्वी में। किसने किया? चार्ल्स इलियट ने किया। कहां से किया? फर्रुखाबाद से किया। इसके बाद में किसने किया? दूसरी बार जो प्रकाशन हुआ वो वाटरफील्ड ने किया, अंग्रेजी में अनुवाद करके। अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? वाटरफील्ड ने किया है। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि परमाल रासो जो है परमल उगाते हैं खेत में, और खेत में उगाते हैं तो अंग्रेजी संस्करण किसने किया होगा? वाटरफील्ड ने। खेत में उगते हैं परमल। ऐसे इसको याद कर सकते हैं हम। आगे आ जाता है 1920 ईस्वी में किसने किया है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने परमाल रासो के नाम से। परमाल रासो के नाम से सबसे पहले इसका 1920 ईस्वी में डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा ने अनुवाद किया और नागरी प्रचारणी सभा काशी ने प्रकाशन करवाया। श्याम सुंदर दास जी उस समय पे नागरी प्रचारणी सभा काशी में ही थे और उन्होंने इसका प्रकाशन परमाल रासो के नाम से सर्वप्रथम करवाया है। यह बुंदेलखंड क्षेत्र के लोगों द्वारा गाए जाने वाली गेय रचना है। कौन से क्षेत्र के लोग गाते हैं? बुंदेलखंड के। इस रचना में क्या मिलता है हमें? 52 लड़ाइयां मिलती हैं जो कि बनाफर जाति के लोगों ने लड़ी थी। बनाफर एक जाति है, उनकी 52 लड़ाइयों का वर्णन इसमें हमें प्राप्त होता है। ये मुक्तक रचना है और बनाफरी बोली में लिखी गई है। बनाफरी बोली कहाँ की बोली है? छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की जो भाषा है या बोली है छत्तीसगढ़ी, उसकी उपबोली है। छत्तीसगढ़ी बोली की उपबोली बनाफरी में ये रचित है। वीरता के भावों को व्यक्त करने वाली पंक्तियां परमाल रासो की कौन सी हैं? 12 बरस लो कुकर जिए 13 लो सियार, बरस 18 छतरी जीवे आगे जीवन को धिक्कार। बहुत कमाल की लाइनें हैं और बार बार ये पूछी जाती हैं और नेट जेआरएफ की जो तैयारी करते हैं उनको तो ये लाइनें पक्का याद रहती हैं कि 12 बरस तो कुत्ता जीवित रहता है, जीता है वो, 13 बरस जीता है सियार, लेकिन छतरी यानी क्षत्रिय सैनिक जो लड़ने के लिए फ्रंट पे जाता है उसकी आयु उन्होंने 18 ही बताई है कि वो तो 18 वर्ष ही जीता है। अगर आगे उसका जीवन चलता है तो ऐसे जीवन को धिक्कार है। इसका मतलब है कि वो कायर है, युद्ध में गया ही नहीं है और युद्ध में जाकर जिसने वीर गति प्राप्त नहीं की वो कैसा सैनिक हुआ। इसलिए
अंतिम लाइनें क्या लिखी हैं कि 18 वर्ष से ऊपर जो छत्री जीता है उसके जीवन को धिक्कार है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे अर्ध प्रामाणिक रचना माना है। इसके पद कौन सी ऋतु में गाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं या फिर श्रावण मास में गाए जाते हैं। कहां कहां? बुंदेलखंड, महोबा और बैसवाड़ा क्षेत्र में। या फिर ऐसे पूछ लिया जा सकता है कि किस रचना के पद बुंदेलखंड, महोबा तथा बैसवाड़ा क्षेत्र में वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं? तो उत्तर हो जाएगा हमारा परमाल रासो या फिर आलाखंड। इनमें से एक ऑप्शन जरूर दिया मिलेगा, हमें टिक लगा देना है, 2 नंबर ले लेने हैं। पृथ्वीराज रासो मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है। ये रासो साहित्य की मोस्ट इंपोर्टेंट रचना पृथ्वीराज रासो है। इसके रचनाकार चंद्रबरदाई हैं। रचना काल इसका 1193 ईस्वी है। रचना काल क्या है? 1193 ईस्वी। चंद्रबरदाई का जन्म लाहौर में माना जाता है और ये भाट जाति के थे और जगाता इनका गोत्र हुआ। ये चंद्रबरदाई के बारे में थोड़ी सी जानकारी है। इनका जन्म लाहौर में हुआ, भाट जाति में हुआ और जगाता गोत्र में हुआ। एक मान्यता यह भी है पुरानी कि पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई का जन्म और मरण दोनों एक साथ ही हुआ है। एक साथ ही हुआ है ऐसा मानना है, क्योंकि पृथ्वीराज रासो में हमें ये पंक्तियां प्राप्त होती हैं, एक थाल जन्म एक थाल मरण, एक थाल जन्म एक थाल मरण, ये पंक्ति हमें प्राप्त होती है। तो इन पंक्तियों के कारण ही रामचंद्र शुक्ल जी और हमारे अन्य इतिहासकार मैक्सिमम जो है उनका मानना यही है कि ये एक ही दिन दोनों पैदा हुए थे, एक ही दिन दोनों मरे थे और ये बहुत अच्छे मित्र भी थे आपस में। हमारे जो पृथ्वीराज जी थे ये राजा थे और चंद्रबरदाई इनके मंत्री थे, सलाहकार थे, इनके राजकवि थे, सब कुछ यही थे, हमेशा इनके साथ में ये रहते थे। इस रचना को रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पृथ्वीराज रासो है और चंद्रबरदाई को इन्होंने प्रथम महाकवि माना है। रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रथम महाकवि माना है चंद्रबरदाई को। कुल सर्ग इसमें 69 हैं और इनको समय कहा गया है। इनको समय कहा गया है। मिलान वाला प्रश्न आता है, 4 रचनाओं के 5 रचनाओं के नाम दे देता है और एक तरफ उनके जो सर्ग हैं, उनके जो अध्याय हैं उनका नाम दे देता है और मिलान करना होता है कि किस रचना में सर्ग को या फिर अध्याय को क्या नाम दिया गया है। तो ये याद रखना जरूरी है कि इसमें जो है सर्ग को समय कहा गया है। इसमें से क्या है, अब 69 जो लिखे हैं, 69 जो लिखे हैं सर्ग, इनमें से 61 सर्ग तो चंद्रबरदाई के हैं और 8 सर्ग उनके पुत्र जलहण ने लिखे हैं। क्यों लिखे हैं? ऐसा माना जाता है कि जब चंद्रबरदाई जी इस महाकाव्य को लिख रहे थे तो उनके जो राजा थे पृथ्वीराज, वो गए हुए थे काबुल गए हुए थे, जिसको उस समय पे शायद गजनी कहते थे, या फिर उनको किसी काम से भेज दिया वहां पर। इसमें भी असमंजस की स्थिति है, क्या करने गए थे, लेकिन बीच में ही छोड़ के अपने पुत्र जलहण को पूरा करने के लिए दे दिया और अपने राजा के पास चले गए गजनी या फिर काबुल, अफगानिस्तान, ठीक है, वहां चले गए। और इसके प्रमाण स्वरूप ये एक हमें पंक्ति इसमें प्राप्त होती है, पुस्तक जलहण हाथ दे
चले गजनी नृपकाज, राजा के काम के लिए, नृपकाज के लिए गजनी चले गए हमारे चंदबरदाई जी। पुस्तक दे दी अपने पुत्र जलहण के हाथ कि भाई अब ये तुम्हारे हाथ में है, अब तुम इसे पूरी करो। इसके बारे में सबसे पहले जानकारी कर्नल टोड ने दी थी। कहां दी थी? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पत्रिका में 1829 ईस्वी में सबसे पहले जानकारी कर्नल टोड ने दी। वर्तमान काल में क्या है? पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण हमें प्राप्त होते हैं। ये 4 संस्करण कौन कौन से हैं? एक बृहद रूपांतरण, एक मध्यम रूपांतरण, एक लघु रूपांतरण और एक लघुत्तम रूपांतरण। इसमें क्या क्या है देखो। बृहद रूपांतरण में कुल छंद हमें मिलते हैं 16,306 और समय मिलते हैं 69। इसका प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा किया गया, 1585 ईस्वी में किया गया। बृहद यानी बड़ा, और इसकी प्रति जो है उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। मध्यम रूपांतरण इसका 7000 छंद है इसमें, और इसकी हस्तलिखित प्रति अबोहर और बीकानेर में सुरक्षित है। और लघु रूपांतरण में 3500 छंद हैं और 19 समय हैं, और 17वीं शताब्दी में यह प्रकाशित है, और इसकी हस्तलिखित प्रति भी बीकानेर में उपलब्ध है। लघुत्तम रूपांतरण में 1300 छंद हैं, और दशरथ शर्मा जी इसे ही मूल रचना मानते हैं। इसका संपादन किसने किया? माता प्रसाद गुप्त ने किया है। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि सबसे बड़ा यानी बृहद रूपांतरण है, उसमें कितने हैं? 16,306। एक तरफ रूपांतरण लिख दीजिए और एक तरफ छंदों की संख्या लिख लीजिए। अब 16,000 के बाद आता है 7,000, उससे छोटे में इसके भी आधे हो जाएंगे यानी 3500 हो जाएंगे, और सबसे छोटे में तो एकदम चिन्नू से इसके 5वां हिस्सा इसका। जैसे ये है 16,000 से आधे लगभग हो गए, आधे से भी कम है 7,000, उसके आधे हो गए 3500, और जो सबसे छोटा है इसमें इसके आधे के लगभग ही हैं, कितने? 1300। तो छंदों की संख्या लगभग आधी आधी होती गई है। इस प्रकार से हम इसके छंदों की संख्या याद रख सकते हैं, और बाकी आप अपने हिसाब से ट्रिक बना सकते हैं जो आपको इजी लगे। आगे चलते हैं। इसमें नायक की श्रेणी धीरोदात्त नायक है। ये पृथ्वीराज तृतीय जो हैं ये धीरोदात्त नायक हैं। नायिका है ये मुग्धा है। ये श्रेणियां बटी हुई हैं, काव्य शास्त्र में पढ़ेंगे हम। नायक इसके पृथ्वीराज तृतीय हैं। इसकी शैली पिंगल है। ये देखिए इसमें क्या है, ये जो रचना हुई है पृथ्वीराज रासो में डिंगल और पिंगल दोनों का प्रयोग हुआ है, लेकिन पिंगल जो है शैली वो बहुत ज्यादा रूप से लिखी गई है। बहुत ज्यादा इसका हिस्सा जो है वो पिंगल शैली में ही लिखा गया है, इसलिए इसकी शैली को पिंगल माना जाता है। इसकी भाषा शैली क्या है? पिंगल। इसका काव्य रूप क्या है? प्रबंधात्मक महाकाव्य, जैसा कि शुक्ल जी ने इसको प्रथम महाकाव्य माना ही है, तो ये प्रबंधात्मक महाकाव्य है। महाकाव्य भी कई प्रकार के होते हैं, आगे चल के हम पढ़ेंगे। प्रबंध महाकाव्य, खंड महाकाव्य, ऐसे करके इसकी श्रेणियां हम आगे की यूनिट जब पढ़ेंगे तब हम विस्तार से उनको बताएंगे। अभी ध्यान दें रासो साहित्य पे। इसमें सबसे बड़ा सर्ग कौन सा है? कन्नौज युद्ध का है। कई जगह कन्नौज की जगह कन्वज भी मिलता है, क्योंकि ये जो चंद्रबरदाई जी ने जो लिखी है जिस समय में चंद्रबरदाई ने इस रचना को लिखा है, उस समय पे कन्नौज को
कनवज ही कहा जाता होगा, इसलिए कनवज भी कई जगह मिलता है इसका नाम। सबसे छोटा सर्ग क्या है? पद्मावती समय। सबसे बड़ा और सबसे छोटा सर्ग कौन कौन से हैं याद रखना। इसकी भाषा के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा है? इसमें युद्धों के चित्रण में डिंगल, जैसा कि मैं अभी आप लोगों को बता रहा था कि युद्धों के चित्रण में डिंगल, डिंगल जो है वो वीरता वाली शैली है। अब भ्रंश में राजस्थानी मिश्रित जो भाषा है उसको बोलते हैं डिंगल। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं डिंगल और पिंगल को, कि राजस्थान में क्या है, वीर पुरुष होते हैं, फौज में बहुत होते हैं, तो वीर होते हैं। तो जो वीर गाथाएं जो हैं वो डिंगल में, यानी राजस्थानी मिश्रित बोली में। और पिंगल, पिंगल तो को प्यारे से हम रिलेट कर सकते हैं, पिंगल प्यारा। और प्यारी भाषा कौन सी? ब्रज भाषा, मीठी भाषा। तो ब्रज से मिलने वाली जो भाषा है वो पिंगल है, और राजस्थानी से मिलने वाली भाषा डिंगल है। इस ट्रिक से इसको हम याद रख सकते हैं। इसमें प्रधानता पिंगल शैली की है, इसलिए इसकी भाषा पिंगल ही मानी जानी चाहिए। इसमें 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। शुरू में मैंने आपको बताया था कि भांति भांति के छंदों का प्रयोग रासो साहित्य में किया गया है, क्योंकि जितने ज्यादा प्रकार के छंद वो अपने साहित्य में जोड़ते थे उतने ही राजा ज्यादा खुश होते थे नए नए छंद सुन के। इसलिए बहुत ही ज्यादा अलग अलग तरह के छंदों का प्रयोग उन्होंने किया। और यह जो महाकाव्य है इसमें 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है इन्होंने, जिसमें छप्पय, त्राटक, वीर, चौपाई और दोहा छंद प्रमुख रूप से मिलते हैं। छप्पय छंद जो है वो वैसे ही चंद बरदाई का प्रिय छंद है। चंद बरदाई का प्रिय छंद कौन सा है? छप्पय छंद। तो नामवर सिंह जी ने छप्पय छंद के कारण चंद बरदाई को छप्पय छंद का राजा कह दिया। नामवर सिंह जी ने छप्पय छंद का राजा किसको कहा? चंद बरदाई को। या फिर चंद बरदाई को छप्पय छंद का राजा कहने वाले कौन हैं? आचार्य नामवर सिंह जी। या फिर चंद बरदाई को छप्पय छंद का राजा किसने कहा? नामवर ने। तीनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, एक लाइन को 3 तरीके से क्वेश्चन एनटीए बना सकता है। तो अच्छे से इसको तैयार करना है हमें। छप्पय छंद का राजा चंद बरदाई, नामवर सिंह। ठीक है। छंद विविधता के कारण अब 68 प्रकार के छंद है, इसमें तो बहुत सारे प्रकार के छंद हो गए ना, इसलिए रामचंद्र शुक्ल जो हैं इस रचना को छंदों का अजायब घर कहते हैं। शुक्ल जी छंदों का अजायब घर कहते हैं किसको? पृथ्वीराज रासो को। किस कारण से कहते हैं? क्योंकि इसमें 68 प्रकार के छंद विविधता बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको छंदों का अजायब घर कहा है। अब आ जाते हैं प्रामाणिकता। जैसा कि शुरू से ही मैंने बताया कि आदिकाल की बहुत सी रचनाएं ऐसी हैं कि जिनकी प्रामाणिकता पर शुरू से ही हमारे साहित्य इतिहासकारों ने सवाल या निशान लगाया है। इसी प्रकार से रासो साहित्य में भी ऐसे ही चलेगा। आदिकाल के अंतर्गत ही एक काव्य धारा है जिसे रासो साहित्य नाम दिया गया है। इसमें भी जो ग्रंथ हैं उनकी प्रामाणिकता पर उंगलियां उठती रही हैं। तो चंद बरदाई के प्रबंध महाकाव्य पृथ्वीराज रासो पर भी अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत रहे हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे अप्रामाणिक मानने वाले। अप्रामाणिक मानने वाले कौन कौन से हैं? गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी, मुरारी दान, श्यामल दास, देवीलाल मुंशी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये तो इनको बोले कि पृथ्वीराज रासो जो है वो पूरा ग्रंथ ही जाली है। इस लेवल तक इन्होंने अप्रामाणिक माना है। सबसे पहले अप्रामाणिक माना था वो हमारे आचार्य शुक्ल जी ने ही माना था। ये इन्हीं का कथन है। क्या?
पृथ्वीराज रासो पूरा ग्रंथ ही जाली है, पूरा ग्रंथ ही जाली है। अब आ जाते हैं अर्ध प्रामाणिक मानने वाले। अर्ध प्रामाणिक मानने वाले कौन हैं? अगरचंद नाहटा, मुनि जिन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी, ये सब क्या हैं? अर्ध प्रामाणिक मानने वाले। इनको पूरी लिस्ट को हमें याद रखना है कि अप्रामाणिक किस किसने माना है, प्रामाणिक किसने माना है और अर्ध प्रामाणिक किसने माना है। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार आते हैं और इनको याद रखने के लिए आप अपने हिसाब से कोई तरीका बना लीजिए। मेरे हिसाब से अलग तरीका था कि GMD, गौरी शंकर, मुरारीदान और देवीलाल मुंसिब, ठीक है, ये हो गए अप्रामाणिक मानने वाले। और साथ में ये कथन तो हमें याद करना ही है, तो रामचंद्र शुक्ल जी तो ऐड हो ही जाएंगे। तो अपने अपने तरीके हैं याद करने के। इस शॉर्ट ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। अर्ध प्रामाणिक मानने वाले, अगर मुनि हजार सुनी, है ना, इस तरीके से अर्ध प्रामाणिक मानने वालों को याद कर सकते हैं। क्या? अगर मुनि हजार सुनी, ये हैं अर्ध प्रामाणिक मानने वाले। और बाकी जो बच गए वो सब प्रामाणिक मानने वाले हैं ही। तो ये दो याद कर लोगे। कौन कौन से? अप्रामाणिक और अर्ध प्रामाणिक मानने वाले याद हो गए, तो बाकी जो बच गए वो प्रामाणिक मानने वाले ही बचेंगे। इन दोनों को याद करने के लिए ट्रिक बता दी है, GMD और अगर मुनि हजार सुनी, ठीक है। प्रामाणिक मानने वाले कौन कौन से हैं हमारे? कर्नल जेम्स टोड, मिश्र बंधु जी, ग्रियर्सन जी, अयोध्या सिंह हरिओद, श्याम सुंदर दास, गुलाब राय और डॉक्टर नगेंद्र जी, ये सब प्रामाणिक मानते हैं पृथ्वीराज रासो को। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और क्या कहते हैं इसके बारे में कि मूल पृथ्वीराज रासो शुक-शुकी संवाद में लिखा गया। शुक-शुकी संवाद में कौन सी रचना लिखी गई? पृथ्वीराज रासो शुक-शुकी संवाद में तोता और मैना आपस में बात कर रहे हैं और कहते कहते ही, बात करते करते ही वो पूरी कहानी सुना रहे हैं, तो इसे शुक-शुकी संवाद कहा है। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ही एक ग्रंथ को भृंग भृंगी संवाद भी कहा है। भृंग भृंगी संवाद भी कहा है। किसको कहा है? विद्यापति की रचना है। रचना का नाम आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। तो शुक-शुकी संवाद में लिखा गया है, जिन अंशों में शुक-शुकी संवाद मिलता है वे अंश प्रामाणिक हैं और जिन अंशों में शुक-शुकी संवाद नहीं मिलता है वे अंश अप्रामाणिक हैं। इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसको अर्ध प्रामाणिक मानते हैं, क्योंकि इसके कुछ अंश जो हैं उसमें हमें शुक-शुकी संवाद के प्रमाण प्राप्त होते हैं, लेकिन बहुत से अंश इसमें ऐसे हैं कि जिसमें शुक-शुकी संवाद हमें नहीं मिलता है। इसलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसको अर्ध प्रामाणिक रचना मानते हैं। समझ में आ गया होगा। चाय आ गई है, चाय के लिए स्वागत है सबका। पृथ्वीराज रासो तथा इतिहास की तिथियों में मेल नहीं है। एक ये भी है अप्रामाणिक मानने का रीजन, क्या कि पृथ्वीराज रासो में जो तिथियां बताई गई हैं, जो तारीखों के, जो घटनाओं का समय बताया गया है, वो असल में जो घटनाएं हुई हैं उनके बीच में, समय के बीच में 80 से 100 वर्ष का अंतर पाया गया है। जो बहुत सारी खोजें हुई हैं इतिहासकारों ने, अलग अलग एजेंसियों ने जो खोजें की हैं, उसमें तिथियों का मिलान नहीं हो पाता, इसलिए इसे अप्रामाणिक रचना भी माना जाता है।
तिथियों में मेल नहीं है, ऐसा डॉक्टर बुलर ने कहा है। नरोत्तम स्वामी जी इसको मुक्तक रचना मानते हैं। नरोत्तम स्वामी इसको मुक्तक रचना मानते हैं, प्रबंध रचना नहीं मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र जी इसे विशाल घटना कोश कहते हैं। बहुत सारी घटनाओं को जोड़ के और एक महाकाव्य बना दिया है, जिसे विशाल घटना कोश कहते हैं डॉक्टर नगेंद्र जी। बाबू गुलाब राय इसे स्वाभाविक विकासशील काव्य मानते हैं। बाबू गुलाब राय इसको स्वाभाविक विकासशील काव्य मानते हैं। श्याम सुंदर दास और उदय नारायण तिवारी इसे क्या कहते हैं? विशाल वीर काव्य कहते हैं। ये दोनों विशाल वीर काव्य कहते हैं। और दशरथ शर्मा इसे वृहद महाभारत कहते हैं। दशरथ शर्मा जी इसको वृहद महाभारत कहते हैं। महाभारत से भी बड़ी घटनाएं, बड़े बड़े युद्ध जिसमें हुए हों, वो हो गई वृहद महाभारत। अच्छा, इसमें 68 प्रकार के छंद मिलते हैं हमें। पृथ्वीराज रासो में 68 प्रकार के छंद मिलते हैं। इसमें 68 प्रकार के छंद मिलते हैं और ये प्रथम महाकाव्य माना है। तो दूसरा महाकाव्य किसको माना है और उसमें कितने छंद हैं? ये कमेंट करके बताइएगा कितने प्रकार के छंद हैं उसमें और किसको माना है। हम्मीर रासो पांचवा है हमारा, हम्मीर रासो। इसके रचनाकार शारंगधर हैं। इसके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। रचनाकार इसके शारंगधर हैं। रचनाकाल इसका 1357 ईस्वी है। भाषा इसकी राजस्थानी है, जो कि अपभ्रंश से प्रभावित है। राजस्थानी प्लस अपभ्रंश। ये रचना वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। प्राकृत पेंगलम में शारंगधर के कुछ पद मिले थे। वह क्या था कि प्राकृत पेंगलम एक रचना है जिसको किसने लिखा है? प्राकृत पेंगलम, नाम याद नहीं आ रहा। प्राकृत पेंगलम विद्याधर की रचना है। आगे लिखा हुआ इसमें प्राकृत पेंगलम जो है विद्याधर, शारंगधर, जज्जल और बब्बर, इन 4 कवियों के पदों का संकलन है। प्राकृत पेंगलम में ये एक संकलित रचना है। इसमें 4 कवियों के काव्य संकलित हैं। कौन कौन है वो? विद्याधर, शारंगधर, जज्जल और बब्बर। और इसके संकलनकर्ता कौन है? लक्ष्मीधर हैं। इस रचना में प्राकृत पेंगलम में शारंगधर के कुछ पद मिले थे और उन पदों से ही रामचंद्र शुक्ल ने इसकी अस्तित्व की कल्पना की थी। प्राकृत पेंगलम से हमें हम्मीर रासो का पता चलता है कि इस प्रकार का भी कोई ग्रंथ लिखा गया होगा। इसका कथानक क्या है? रणथंबोर के शासक हम्मीर देव चौहान और दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध हुआ था, उसका चित्रण इसमें प्राप्त होता है। हुआ क्या था कि हम्मीर देव जो हैं वो शरणागत वत्सल माने जाते थे। उनके पास में कोई भी शरण के लिए आता था तो उसकी रक्षा जी जान से करते थे। तो हुआ क्या था कि इनके पास में खिलजी का एक सरदार नव मोहम्मद शाह कैबरू, कहीं कहीं ये कबरू भी लिखा हुआ मिलता है, कहीं कहीं कैबरू भी मिलता है। तो नव शाह काबरू जो हैं ये आए थे शरण में, हमीर देव की शरण में आए थे और खिलजी ने बोला इनको कि मुझे मेरा सरदार वापस दो। अब हमीर देव जी हैं, ये शरणागत रक्षक हैं, इन्होंने देने से मना कर दिया, नहीं ये तो मेरे शरण में आए हैं, मैं कैसे आपको सौंप दूं वापस। क्योंकि उन्हें डर था कि अगर इसको सौंप देंगे वापस तो खिलजी इनका वध अवश्य ही कर देगा।
इसलिए वो उसको नहीं देना चाहते थे और दोनों में युद्ध हो गया। दोनों में युद्ध हो गया और राजा हमीर देव की उसमें हार हुई। हमीर देव वीरगति को प्राप्त भी हो गए। इसका कथानक यहीं तक मिलता है हमें। अलाउद्दीन खिलजी के साथ में युद्ध हुआ था हमीर देव चौहान का। यह युद्ध 1301 ईस्वी के आसपास हुआ था। इसमें हमीर देव की मृत्यु हो गई थी या फिर वो वीरगति को प्राप्त हुए थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हमीर रासो से अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति मानते हैं। शुक्ल जी बोलते हैं, अभी पीछे हमने पढ़ा था प्रकरण 1 में ही उन्होंने बता दिया है कि अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति हमीर रासो से या फिर राजा हमीर देव से कुछ समय पीछे तक मानी जाती है। अब आते हैं विजयपाल रासो पे। विजयपाल रासो नल सिंह भाट द्वारा लिखी गई रचना है। इसमें छंद तो बहुत हैं, लेकिन अभी जो उपलब्ध छंद है वो है 42। अभी 42 छंद ही हमें इसके मिलते हैं। इसका रचना काल 16वीं शताब्दी बताया जाता है। इसकी भाषा अपभ्रंश है। किसका जिक्र है इसमें? इसमें करौली के राजा विजयपाल तथा पंग देश के राजा के मध्य हुए युद्ध का चित्रण मिलता है। कौन कौन है इसमें? करौली के शासक और पंग देश के शासक, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ जिसका वर्णन हमें विजयपाल रासो में प्राप्त होता है। और इस युद्ध में विजयपाल की जीत हुई। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से विशुद्ध अपभ्रंश की रचना मानते हैं। कहते हैं कि रासो साहित्य में है ही नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल प्योरली अपभ्रंश की रचना है। जैसा कि हमने अभी पहले पेज में पढ़ा था, शुक्ल जी क्या बताते हैं कि रासो साहित्य जो लिखा गया वो प्राकृताभास अपभ्रंश में लिखा गया, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस रचना को प्योरली अपभ्रंश की मानते हैं, तो रासो साहित्य से बाहर है, ऐसा वो कह देते हैं। ये हो गया हमारा रासो साहित्य। हमें इसमें 6 रचनाएं पढ़नी थी। किसी को कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है इसमें तो बताना। आगे मैंने इसकी सारे रासो साहित्यों की लिस्ट रख दी है, इसे पढ़ लेते हैं एक बार। एक तरफ रचना और रचनाकार का नाम है, फिर रचना काल उसका क्या है, काव्य रूप क्या है, और उसके मुख्य मुख्य बिंदु लिख दिए गए हैं। तो खुमान रासो सबसे पहले 9वीं शताब्दी में लिखा गया प्रबंध काव्य है। विजयपाल रासो नल सिंह भाट ने लिखा, 11वीं शताब्दी में लिखा, वीर गीत है। अब ये देखिए, इसको याद रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसका क्रम आ जाता है कई बार क्वेश्चन पेपर में। क्रम वाला प्रश्न इसमें आ जाता है कि निम्नलिखित रासो साहित्यिक रचनाओं को उनके आरोही क्रम में लगाइए, ठीक है। या फिर ये भी आता है, इसमें बहुत बार आता है कि रचनाकार और रचना का मिलान करना, ये भी आता है इसमें। रचनाकार और रचना का मिलान करना, उसमें 4-5 रासो ग्रंथों के नाम दे देगा और 4-5 रचनाकारों के नाम दे देगा, और हमें करना है उनका मिलान, ठीक है। तो इनको याद रखना है। खुमान रासो, ये जो 6 पढ़ाए हैं इनको अवश्य याद करना। इसके रचना और रचनाकार का नाम खुमान रासो दलपत विजय का है, विजयपाल रासो नल सिंह भाट का है। ये देखिए क्रम में भी है, ये क्रम में भी है। खुमान, विजय, बीसल, पृथ्वी। लेकिन इसमें परमाल रासो देखिए कहां है। परमाल रासो 13वीं शताब्दी है। इसमें डाउट है, परमाल रासो में डाउट है, इसकी जो रचना काल है वो क्या है। खुमान, पर, पृथ्वी, हम्मीर। हम्मीर कहाँ है? हम्मीर
अमीर रासो, अमीर रासो इसमें दिया नहीं है। कोई बात नहीं, अगली क्लास में मैं इसका पूरा ब्यौरा और इसकी ट्रिक मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे इसको याद रख सकते हैं हम आसानी से। तो अभी इसको ऐसे पढ़ लेते हैं। खुमान रासो, विजयपाल रासो हो गया। बीसल देव रासो जो है ये नरपति नाल्य ने लिखा है, 12वीं शताब्दी की रचना है। वीर गीत इसमें मिलते हैं, वीर गाथात्मक रचना है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखी, 12वीं शताब्दी में लिखी, प्रबंध महाकाव्य है ये। इसके बाद में आ जाते हैं जयचंद प्रकाश भट्ट केदार का, 12वीं शताब्दी में, ये भी वीर गीत है। जयमय जस चंद्रिका मधुकर कवि की, 12वीं शताब्दी में, प्रबंध ये प्रबंधात्मक काव्य है। परमाल रासो जगनिक का है, 13वीं शताब्दी में, वीर गीत है ये भी। रणमल छंद श्रीधर की रचना, 14वीं शताब्दी में, ये भी वीर गीत है। हाँ, ये आ गया यहाँ पे शारंगधर कृत हम्मीर रासो 14वीं शताब्दी का है, ये भी रासो काव्य माना जाता है, ये अनुपलब्ध है। कीर्तिलता और कीर्तिपता का, ये दोनों विद्यापति की रचनाएं हैं और दोनों का समय 14वीं से 15वीं शताब्दी माना जाता है। 14वीं से 15वीं शताब्दी माना जाता है। कीर्तिलता को भृंग भृंगी संवाद भी कहा गया है। भृंग भृंगी संवाद किसको कहा गया है? कीर्तिलता को। आगे समझ में। और कीर्तिपता का जो है ये नहीं मिलती है हमें, ये तिरहुत के राजा शिव सिंह की प्रशंसा में लिखी गई है। इसके ये मेन पॉइंट हैं, इन्हें याद रखना। और यहां पर हमारा खत्म होता है रासो साहित्य। क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपका टारगेट है दिसंबर 2024 का जेआरएफ लेना तो मुझसे जुड़े रहिए, जेआरएफ पक्का दिलवा के रहूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। पूरा सिलेबस मैं आप लोगों को करवा के दूंगा। और मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।